हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार मेरे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी, जो मेन एग्ज़ाम आपके सामने पहाड़ जैसा खड़ा हुआ है, इस एग्ज़ाम के पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो हमें मजबूती चाहिए, वो मजबूती देने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो इन क्वेश्चंस को लेकर के आए हम आपके सामने। ये क्वेश्चन एसिड, बेसिस और सॉल्ट यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने रख रहा हूँ कि केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपको कुछ मदद एग्ज़ाम में ज़रूर करें। इस उम्मीद को लेकर के ये क्वेश्चन में आपके सामने आए। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज ट्रीटेड विद 0.1 नॉर्मल HCl, यानी दोनों एक Na2CO3 लिया गया, एक HCl लिया गया, लेकिन दोनों की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो है वो सेम है। द बेस्ट इंडिकेटर टू बी, इसमें से बढ़िया इंडिकेटर इसके लिए कौन होगा? तो HCl इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और Na2CO3 एक वीक बेस है। तो अब आप ये बताइए कि जब हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो इंडिकेटर जो हमें चाहिए होगा वो इंडिकेटर एसिड के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि वही डोमिनेंट होगा। तो सुइटेबल इंडिकेटर भाई फिनोप्थिलीन जो बेस में काम करता है, मिथाइल रेड, और ये मिथाइल रेड जो होता है ये काम करता है, जिसे आप मिथाइल ऑरेंज के नाम, मिथाइल रेड के नाम से जानते हैं। तो ये तब काम करता है जब मतलब जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिनोप्थिलीन तब काम करता है जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि लिटमस पेपर जो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिटमस पेपर हमेशा 5 से 8 pH के बीच में काम करता है, 5 to 8 pH के बीच में काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये सभी इंडिकेटर सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट का जो आंसर होना चाहिए वो मिथाइल रेड होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? What is the concentration of NO3 negative ions if equal volume of same volume, इसका लिया गया, यानी वॉल्यूम जो है वो सेम इसका है और सेम ही इसका, दोनों का वॉल्यूम मिक्स कर दिया गया। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हम रिएक्शन की बात कर लें तो सिंपल सा रिएक्शन AgNO3 NaCl, इन दोनों की रिएक्शन तो ही होगी। तो ज़रा रिएक्शन भी डिस्कशन कर लेते हैं, आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये हमने AgNO3 लिया और इसकी रिएक्शन मैंने NaCl से करा दी, तो कंपाउंड जो बनने वाला है वो सिंपल सा NaNO3 बनेगा और साथ में निकलेगा आपका AgCl, ये बनेगा ना। अब NaNO3 पानी में घुलेगा तो NaNO3 टूट जाएगा। किस में टूटेगा? NaNO3 टूटेगा पानी में घुलने के बाद Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और NO3 नेगेटिव आयन में टूटेगा। ये आप खूब जान रहे होंगे। तो अब ये कह रहा है कि NaNO3 और ये दोनों की कंसंट्रेशन 1 है, तो इसका मतलब NO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी तो उतनी ही बनेगी जितनी ये होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब 2 गुना हो चुका है, तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी 2। तो जब 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा 0.05 मोलर आ जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया है, वो इसी हिसाब से लगा देते हैं। 0.05 यानी कि इसका आंसर 2 वाले का जो है वो C आ जाना चाहिए। इस तरीके से ये आंसर आएगा, ठीक है ना। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया, 1 लीटर से 5 लीटर बना दिया गया ना। तो सिंपल सी बात है, 1 मोलर सॉल्यूशन है तो मोलैरिटी कितनी हुई इसकी? 1 हो गई, ठीक है ना। 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी 1, डाइल्यूट 1 लीटर से। अब नॉर्मेलिटी पूछ दी गई, बड़ा अजीब सी बात है यार। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का जब तक रिलेशन नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मोलैरिटी जो है वो 1 है तो नॉर्मेलिटी H2SO4 की 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी है? 2 है, ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। अब फाइनल कंडीशन क्या है कि N2 जो है
भाई इसकी तो मोलरिटी जब एक थी तो नॉर्मलिटी 2 हो गई, तो वो N1 2 हो गया, V1 1 लीटर हो गया, N2 जो है वो आपको पता करना है, और V2 जो है वो 5 लीटर आपका दे रखा है, यानी 5 लीटर दे रखा है। तो अब सिंपल सा हमें करना क्या पड़ेगा, वही एक फार्मूला हमें याद है, N1 V1 इज इक्वल टू होता है N2 V2। अब हमें यहाँ पर निकालना है N2, तो N1 की वैल्यू 2 हो गई, V1 की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो अब आपका आ गया 2/5, यानी कि 5 चौको 20, 0.4 नॉर्मल आ चुका है। तो अब नॉर्मल की कंडीशन देख ले भैया कि वाकई में आंसर भी नॉर्मल है, नहीं कि अब नॉर्मल हो जाए आंसर है। तो देख लेते हैं, आंसर इसमें दिया हुआ है आपका कितना, 0.4, यानी डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर, द रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर इज़ बिटवीन, यानी कि मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि रेंज इसकी जो होती है वो लगभग 3.2 से 4.4 के बीच में होती है। तो मतलब 3 से 5 तक दिया हुआ है, तो आंसर 4 का जो है फिर आप सी लगाइए, यही एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 3.2 से लेकर के 4.2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी कंपटीशन में आया हुआ भी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़ा अच्छे हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस इनवेरिएबली रिजल्ट इन द प्रेजेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, आपको सोचना नहीं है यहाँ पर। एन एसिड सोल्यूशन ऑफ pH 6 है, डाइल्यूट 100 गुना डाइल्यूट कर दिया गया, अब 1000 गुना डाइल्यूट कर दो। एसिडिक सॉल्यूशन तो भाई सब एसिडिक रहेगा, न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि पानी बढ़ाने से एसिडिक करेक्टर बढ़ जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब बेसिक हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, रहेगा एसिड ही। अब यहाँ पर pH 6 है, तो इसका मतलब इसको लगाने का मेथड मैं मैथमेटिकली आपको समझा दे रहा हूँ कि मैथमेटिकली इसको कैसे निकालेंगे, तो वो आप जान लीजिए क्या करना है। तो देखिए इनिशियल जो pH दे रखी है, जो pH वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6। तो मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 10⁻⁻6 हो जाएगी। सिंपल समझ गए। अगर 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे, यानी कि अपॉन 100 टाइम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, 1 लीटर था 100 गुना कर दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 10⁻⁻8। और जिस HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ हाइड्रोजन का 8 होती है, उसकी pH वैल्यू 8 नहीं आती। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको 6.95 समथिंग कुछ निकाल करके भी बताई हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं कि एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ 6 pH जो है वो 100 टाइम्स जब डाइल्यूट किया गया तो pH फिर कितनी आनी चाहिए, 6.95, लगभग इसी के आसपास आएगी। व्हेन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी मोलरिटी पहले आपको निकालनी पड़ेगी तभी pH निकलेगी। तो 0.4 ग्राम NaOH लिया गया, तो मैं मोलरिटी आपको निकाल करके दिखा दे रहा हूँ कि 0.4 ग्राम ऑफ NaOH 1 लीटर में घोला गया है। तो सिंपल सी बात है कि मोलरिटी जो है, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट हुआ 0.4, वेट इनटू वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम 1000 रखना नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, से हटा दो, इसे ही रखो 0.4 सही से लिख देता हूँ, मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा लग रहा है। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट हो गया पॉइंट, मॉलिकुलर वेट हो गया आपका NaOH का 40 हो गया, 1 लीटर वो सब लीटर में कन्वर्ट हो गया, 1 लीटर है सिंपल सा। तो ये डेसिमल हटाया, ये 0 बढ़ाया, तो मतलब एक 10⁻⁻2 आ गया, मोलरिटी 10⁻⁻2 हो गई। अब आगे उसने क्या पूछा है, आगे वो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जरा दिमाग से स्लिप करके। pH पूछी है ना, तो अब इसकी मोलरिटी जो है वो जब इतनी हो गई तो pH पहले आपको POH निकालनी पड़ेगी। तो POH कितनी आएगी इसकी, POH तो इसकी 2 आ जाएगी सिंपल। तो 10⁻⁻2 है तो pH कितनी आ जाएगी, pH आएगी 14 में से 2 घटा दो, फिर pH 12 आ जानी चाहिए। तो इसमें कोई आंसर अगर 12 दिया हुआ तो बड़ा अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कुछ परेशानी होगी। नहीं मिल गया आंसर तो 12 भाई सब दिया हुआ है, तो फिर आंसर 12 ही होगा। द pH ऑफ 1:10 एक्वा सोल्यूशन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा स्लाइटली लेस देन 7 रहती है। आयनेशन ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल, आयनेशन ऑफ HCl इज इनकम्प्लीट, आयनेशन ऑफ वाटर सच एज लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl सिग्निफिकेंट, आयनेशन ऑफ बोथ वाटर HCl आर नेग्लिजिबल। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको समझना जरूरी है कि तो आयनेशन ऑफ वाटर एट सच अ लो कंसंट्रेशन HCl इज सिग्निफिकेंट, यानी HCl ज़्यादा होता है और वाटर की कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयन थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। आयनेशन ऑफ वाटर एट सच अ लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज सिग्निफिकेंट, यानी आयनेशन वाटर का होता है
और HCl भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो सी होगा। वही है कि इसका भी आंसर वही आता है जो अभी 6.9 समथिंग आया था, वो ऐसे ही करेक्टर दिखाता है। टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ इतना मोलर NaOH इज मोलर H2SO4 NaOH रिक्वायर्ड, कितना चाहिए होगा इसको। तो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना क्या है वो चीज़ हमें पता लग जाए। तो देखो क्या है कि 100 ml ऑफ 0.0 H2SO4, तो अगर इसकी हम लोग नॉर्मलिटी करें तो 2 टाइम्स हो जाएगी, भाई 0.01 है तो 0.02 नॉर्मल H2SO4 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हाउ जो NaOH रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज के लिए, वो NaOH कितना चाहिए, इसका जस्ट जो है वो दोगुना चाहिए। मोलर, अगर मोलरिटी की बात करें तो उतना ही चाहिए, सिंपल तरीका है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि Na इसमें जो है टू न्यूट्रलाइज इतने मोलर यानी वेट निकाल लेते हैं, तब भी हमारा काम चल सकता है, और अगर मोलरिटी निकाल लेते हैं तब भी काम चल सकता है। दोनों तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कब आसान होगा, कब इजी बनेगा, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप क्या करें। कि सिंपल सा वर्ड है कि अगर हम लोग इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यही फार्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं इसको M1, सिंपल सा M1V1 इज इक्वल टू लगा देते हैं M2V2, ठीक है ना। तो अब इसमें H2SO4 कितना लिया गया है, ये आपका हो गया M1 0.1 हो गया, वॉल्यूम आपका 100 हो गया, ठीक है। मोलरिटी हमें NaOH की निकाल लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम हमें जितना 100 है वही लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यानी कि अगर मोलरिटी M2 की जो मोलरिटी आएगी वो भी 0.1 ही मोलर आएगी, सिंपल सी इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट कितना होता है, मॉलिकुलर वेट किसका निकालना है, NaOH का। NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है वो आपको बता दे रहा हूँ कि NaOH का मॉलिकुलर वेट 40 होता है। तो स्ट्रेंथ जो आएगी आपकी, वो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ सिंपल सा आएगी कि NaOH कितना चाहिए होगा, दोगुना चाहिए होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। NaOH इसका M2 मोलरिटी अगर इतनी 0.1 है तो एक H2SO4, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, H2SO4 जो 1 मोलर है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोलर NaOH चाहिए होंगे। ये बात आप रिएक्शन से ध्यान रखेंगे। तो मोलरिटी 0.1 है, इसका मतलब 2 मोलर चाहिए, तो इसका मतलब 0.2। अब आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिए नीचे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाता है मोलरिटी, तो मोलरिटी कितनी हुई 0.2 इंटू मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 40। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका 8 ग्राम इसमें से आंसर आ जाएगा, 8 ग्राम आंसर आएगा। लेकिन ये जो 8 ग्राम आंसर आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि 8 ग्राम आंसर इसमें कहीं पर दिया हुआ है कि नहीं। पहले ये देखें, नहीं 80 ग्राम दिया, 0.8 ग्राम दिया हुआ, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 0.8 ग्राम क्यों नहीं आ रहा है, 0.8 क्यों आ रहा है, वेरिएशन चेक कर लेते हैं ज़रा। ग्राम पर लीटर आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 8 ग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर में आ रहा है आंसर। पहले पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर मिटा करके, 1 लीटर में आंसर आ रहा है 8 ग्राम, यानी 1 लीटर मतलब 1000 ml में आंसर आ रहा है आपका 8 ग्राम। तो 1 में कितना आएगा, 8/1000, है ना। और तो 100 ml में पूछ रहा है, 100 ml में कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया, 0 कट गया, यानी ये आपका 0.8 आ गया। तो सही है, फिर 0.8 पे ही टिक लगाइएगा, 8 पे नहीं, 8 है ही नहीं, टिक क्या करेंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपकी सीरीज़ में लगा रहा हूँ, लगातार एकदम बढ़िया टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर चल रही है और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 2 moles ऑफ C2H5OH बर्न्स इन एक्सेस ऑफ द एयर टू फॉर्म CO2। 2 मोल C2H5OH को जब हवा में जलाया गया तो कितनी CO2 बनेगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं भाई, क्या होगा कि उसको हम देखें, ज़रा मिटा लें, पहले से मिटा लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। आपको पूरा मिट जाने दीजिए, चलिए मिट गया। अब क्या करना है कि C2H5OH की रिएक्शन ज़रा लिखिए, C2H5OH को जला दीजिए,
और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें पहले हमें O2 जोड़ना पड़ेगा और बना देना पड़ेगा। एक तो हमें CO2 बनाने पड़ेंगे और साथ में गंगा जल बनाना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि अगर 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4 नहीं बनेगा, तो 2H2 नहीं बनेगा काम, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगाएं तो यहाँ पर बनेगा 4 CO2 बन गए। अब 4 दूनी 8 और हाइड्रोजन हो गए। अब आपके यहाँ 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 6H2 हो गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 4 दूनी 8 और 6 14, 2 पहले यानी कि 6 वाट ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो इसका मतलब 6H2 हो गया। अब ये बताइए कि 2 मोल हमारे पास में क्या है, C2H5OH, तो 4 मोल हमारे पास बन रही है CO2। 2 मोल से 4 मोल CO2 बन रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आप। 2 मोल, हाँ बस हो गया सिंपल। तो 2 मोल से 4 मोल CO2 बन रही है, तो 4 मोल का मतलब हुआ कि कितने ग्राम हो गया, 1 मोल में होते हैं 44 ग्राम, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 1 17, 176 ग्राम बननी चाहिए। तो 176 ग्राम इसका आंसर फिर बी दिया हुआ है। इक्वल weight of NaCl and KCl are dissolved separately in equal volume of NaCl. Molarity of 2 solutions will be। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम NaCl KCl का डिज़ोल्व कर दिया गया, सेम वॉल्यूम, तो है ना, सेम वॉल्यूम में इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ 2 सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वेट ऑफ, जितना वेट NaCl का लिया उतना KCl का लिया और घोल दिया गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जान लिए दोनों ही क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे, है ना, HCl बनाएंगे, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जो यहाँ पर तरीका है, जो कंसेप्ट है, वो क्या लगेगा, वही चीज़ आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर NaCl और दोनों जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देंगे, लेकिन वो कह रहा है कि मोलरिटी किसकी ज़्यादा आएगी। तो आप जान लीजिए पोटेशियम थोड़ा हैवी होता है तो थोड़ा कम घुलेगा, सोडियम थोड़ा लाइटर होता है, ज़्यादा घुल जाएगा। तो NaCl की जो मोलरिटी है वो ज़्यादा आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम क्लोराइड। सिंपल सा आंसर है, तो आप आंसर पर C लगा लें। उसके बाद हुआ कि 12 में क्या हुआ, 3.92 ग्राम सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट रिएक्ट कम्प्लीटली विद 50 ml NY10 KMnO4 सॉल्यूशन। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब 12वां, वेरी इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिया, समझ लीजिए कि वाकई में केमिस्ट्री आपने पढ़ ली। मीन्स टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन टफ कुछ नहीं होता, जहाँ आने वालों के लिए कुछ टफ नहीं होता, ना आने वालों के लिए सब कुछ टफ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो फ्रॉड था, सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ सही था। तो हमेशा उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफल इंसान की तारीफ़ होती है, असफल इंसान की तारीफ़ नहीं होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सफल हो जाता है बस गुणगान उसी के गाए जाते हैं, इसलिए अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिएगा। तो 3.92 ग्राम सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी वजन जो दिया है वो 3.92 ग्राम दिया हुआ है, और विद 50 ml/N/। तो पहले मैं रिएक्शन आपको लिख करके बताऊं कि आखिरकार हुआ क्या होगा, इस रिएक्शन में चेंज क्या हुआ होगा, वो चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है। जैसे कि सिंपल से आपको रिएक्शन में छोटे छोटे लिख करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। देखो फेरस अमोनियम सल्फेट क्या हुआ, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, है ना, डॉट 6H2, ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे मोहर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपने KMnO4 डाल दिया, तो ये कितना लिया गया आपका 3.92 ग्राम लिया गया, और जो KMnO4 है वो 50 ml लिया गया, और इसकी जो मोल नॉर्मेलिटी है वो 1/10 ये दिया गया। तो इसने जो भी बनाया, तो लेकिन आप याद ध्यान दीजिए, जो इसने बनाया होगा वो भी आपको पता होगा क्या K2SO4 बनता है। ये रिएक्शन इंटरव्यू में खूब पूछी जाती है। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस बन गया, साथ में NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन गया, SO4 बनता है। अब आप देखिएगा थोड़ा सा SO4 बनता है, और साथ में बनती है एक बूंद जिंदगी की। तो अब करना क्या है कि इस रिएक्शन में आपने देखा कि Fe डाई पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया है Fe ट्राई पॉजिटिव आयन में, ये आपने खूब समझ लिया यहाँ पर।
अब करना क्या है आगे वो हम आपको बताते हैं। तो अब इक्वलेंट दोनों का सेम है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर दोनों का इक्वलेंट वेट सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो एक तो हो गया 50 ml ऑफ 1/10 KMnO4 हो गया, ये तो आपको पता ही है, पहले से पता है। इतना ही फेरस अमोनियम सल्फेट लिया जाएगा, 50 ml ऑफ 1/10 फेरस अमोनियम सल्फेट का यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। और जब ये यूज़ हो जाएगा तो अब आपकी स्ट्रेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, वो आपको बाद स्ट्रेंथ ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, तो अब आपकी मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। तो 50 इंटू 1/10 हो गया, इंटू 32। अब 1 लीटर में है तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट वही वाला कंसेप्ट चल रहा है इसमें, तो ये आपकी 1000 में हो गया, तो ये आपका 1.96 ग्राम आपका आ गया। तो 1.962 ग्राम जो आया है ये आपका आ गया। तो अब हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने का मतलब हुआ कि परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल 1.96 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1000 में इतना था तो 3.92 में कितना होगा, तो 3.92 में डिवाइड कर दीजिए और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा, ये हटाया तो ये आपका 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 45, 5 15 19, यानी कि 50% आंसर आपका इसका आ जाएगा, सिंपल। तो ये 50% इसका आंसर अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था यही था, तो यहाँ पर 50 यानी कि 12 का आंसर फिर आप जो है वो ए लगाएंगे, इस तरीके से ए लगा दिए। 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स इतने 10⁻⁷ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड परसेंटेज डिग्री ऑफ एनेशन ऑफ वाटर, यानी 13 वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। तो आप क्या करना है कि H2 को तोड़ देना है, H पॉजिटिव आयन में OH नेगेटिव आयन में तोड़ देना है। तो H पॉजिटिव आयन OH दोनों बराबर होंगे वाटर में, 10⁻⁷ ही हो जाता है। 1 लीटर पानी के मोल्स 55.5 होते ही होते हैं पता, तो डिग्री ऑफ एनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो आप समझ लीजिए। डिग्री ऑफ एनेशन इज इक्वल टू क्या होगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल आप मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, आपको सपोर्ट करता रहूँगा। यानी कि अगर H2 को मैं तोड़ लेता हूँ तो आपको पता होना चाहिए H पॉजिटिव आयन बनता है और OH नेगेटिव आयन बनता है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वाटर न्यूट्रल होता है, बराबर होती है, सिंपल यही होगी। अब नंबर ऑफ़ 1 लीटर वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 1 लीटर वाटर आपको पता है कि कितना हो जाता है आपका 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो गया, यानी 55.5 आ जाता है मोल्स आ जाते हैं। तो डिग्री ऑफ एनेशन कितनी हो जाएगी इसकी, आपकी 10⁻⁷ हो गई, और वही परसेंटेज निकालने के लिए यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 55.5 हो गया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, ये आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो ये आंसर अगर इसमें दिया है तो ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने कल के रखी हुई थी, आंसर बस मैच करना पड़ेगा। आंसर अगर मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर क्या करना। चलो देख लेते हैं, ये दिया है 1.8 इंटू ए ऑप्शन दिया है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। 13 वाले में ए ऑप्शन। 14 वाले को देखिए, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, अरे यार कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा दुनिया जानती है, इसे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि H2SO4 इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट जनाब बताइएगा इसका। तो चूज़ द करेक्ट, NH4Cl गिव्स अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ वाटर, नहीं दे पाएगा, एसिडिक देगा। ये एसिडिक दूसरा भी गलत हो गया कि ये बेसिक देगा। एसिटिक एसिड है, वीक एसिड दुनिया जानती है, तो यानी कि 15 का सी, एसिटिक एसिड इज़ ए वीक एसिड, ये सही है। बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट इन बफर, बफर में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो ज़रा देख लेते हैं। यानी कि इट कंटेन्स अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, सही है ये स्टेटमेंट। इट कंटेन्स अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये भी सही है। इट शोज द चेंज इन पीएच ऑन एडिंग, ना ये गलत हो गया। बफर सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती, तो आंसर फिर यही आना चाहिए, है ना। व्हेन अ बफर सोल्यूशन ऑफ सोडियम, व्हेन अ बफर सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर, तो पीएच वैल्यू में कोई बहुत बड़ा असर नहीं आता है, ये दुनिया जानती है। तो रिमेंस अनअल्टर्ड, H पॉजिटिव आयन उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ कराए, ये 17 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे
वो क्वेश्चन मैं बताता भी चल रहा हूँ, सपोर्ट भी करूँगा। तो आज मैंने एक कंसेप्ट लगाया कि कुछ वर्क आप भी करें, यानी अगर आप करेंगे तो ये मुझे अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा पेज आपके सामने लोड कर रहा हूँ। ये आप PDF डाउनलोड करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एंड एक्वस सॉल्यूशन, जो कुछ होमवर्क कुछ फ़र्क, यानी इसमें वर्क भी होगा और होमवर्क भी होगा, तो दोनों क्वेश्चंस चलेंगे। तो बफर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ weak acid and its salt with strong base, its salt with strong base, weak acid and its salt with strong base। यानी कि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पिकअप कर लें आंसर, यानी कि आंसर फिर इसका बी हो जाता है, सिंपल सा 18 वाले का बी लगा लीजिए। वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। व्हेन सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जब सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो पीएच में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि 19 वाले का आंसर जो है वो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज है। 19 वाले का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन सोडियम एसीटेट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। चेंज नहीं हो सकती क्योंकि बफर सॉल्यूशन बन जाता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। 19 वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो सोडियम एसीटेट जब बन जाएगा सोडियम एसीटेट तो बफर सॉल्यूशन, तो पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। चलो उसके बाद 30 ml ऑफ एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज इतने ml नॉर्मलिटी। अब तो इस तरीके क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ, इसको होमवर्क में जाने देते हैं, HW में जाने देते हैं। थोड़ा आप भी करेंगे ना, तो 6 मिलीग्राम 21 वाले को देख लेते हैं। वैसे आपको सिंपल सा N1B1 इज इक्वल टू N2B2 लगा के निकाल देना, बहुत परेशान उसमें नहीं होना है। 21 वाले क्वेश्चन पे आएगा। 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड से करा दीजिए, मतलब मान लो HCl से करा दीजिए, 2HCl से जब आप कराएंगे रिएक्शन तो 6 ग्राम यानी 24 ग्राम रिएक्शन करेगा। कितने से? 24 ग्राम रिएक्शन कर लेगा आपका। तो 24 ग्राम से मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन पैदा होगी, 24 ग्राम से 2 ग्राम हाइड्रोजन पैदा होगी। और जब इसका हम 6 ग्राम लेंगे तो कितनी हाइड्रोजन पैदा होगी, सिंपल से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई रिएक्शन अगर नहीं आती है तो रिएक्शन करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर Mg लिया, इसमें 2HCl लिया और ये क्या बना देगा, Mg डाई पॉजिटिव बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका अगर हमने 24 ग्राम लिया तो इसका 2 ग्राम बन जाता है। इसका अगर तो 24 से 2 बना, 1 ग्राम से कितना बनेगा, 2/24। और पूछा कितने, 6 से कितना बनेगा, 6 चौको 24, है ना, 4 पंजे 20 यानी 0.5 बन जाएगा। सिंपल सा 0.5 ग्राम अगर आंसर है तो लगा दीजिए, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिख ही रहा है 21 का, फिर ये लगाइए, सिंपल। ये क्वेश्चन द पीएच ऑफ प्योर वाटर क्लोज टू प्योर वाटर की जो पीएच होती है तो लगभग 7 के बराबर ही होती है, तो दुनिया जानती है, इसमें आपको बताने की कोई बात ही नहीं है ना। तो पीएच की वाटर क्लोज टू 7 लगा दीजिए। 20 ml ऑफ, ये भी N1B1 से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा, ये भी आंसर आपसे आ ही जाएगा। 24 असॉल्ट एक्स इज डिजॉल्व इन वाटर ऑफ pH 7, ठीक है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम्स एल्कलाइन इन नेचर, द सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, तो सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होना चाहिए। तो आंसर 24 का तो फिर आप डी लगाएंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। भाई तभी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, अदरवाइज़ तो बेसिक कैसे हो पाएगा, बेसिक होने के चांस ही नहीं है। तो अब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ही आंसर लगाइएगा इसमें। व्हेन द सम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द एक्सेस ऑफ H2SO4 द एक्सेस फाइनल द रेशियो वॉल्यूम इज इवॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिंक के H2SO4 से रिएक्शन कराओ, उतना ही जिंक NaOH में डाल दीजिए, तो दोनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, सेम ही रहेंगे, कोई बदलेंगे ही नहीं। भाई Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, Zn प्लस 2NaOH Na2ZnO2 बनेगा हाइड्रोजन, तो H2O2 दोनों में सेम ही इवॉल्व होगी। तो जो 25वें का आंसर है वो सेम हो जाएगा, मतलब 25वें का आंसर सेम का मतलब ए ही आएगा। अ सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ इतने ml। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको लगाना है, यानी क्वेश्चन नंबर अब आपका इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में जाने देते हैं।
अ सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl का सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्योंकि HCl इसके अंदर बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, NH4OH एक वीक बेस होगा। तो 27वें क्वेश्चन पे चले जाइएगा। इस 27वें क्वेश्चन का आंसर फिर ए लगाना पड़ेगा आपको। 27वें क्वेश्चन का आंसर आप ए लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने मतलब तो सिंपल्स, इसमें भी N1B1 वाला फार्मूला लगा करके आप निकाल दीजिएगा। तो ये भी मैं आपको इस तरीके के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे हैं। चलिए खैर, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रही है सीरीज़, वो हम देख लेते हैं क्या सीरीज़ बढ़ रही है। तो अब ये वाला क्वेश्चन बिटवीन 7 and 8 हो जाएगा। तो ये इस बिटवीन 7 8 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन pH ऑफ वाटर, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में आया, 6 to 7 के बीच में होती है। तो 29 वाले का जो आंसर है वो आपका हो जाता है कि लगभग 8 के बराबर pH, मतलब 8 तो नहीं आएगी, 7 से कम एसिडिक हो रहेगा ना सोल्यूशन। तो 6.95 अभी समथिंग शुरुआत में लगाया था। pH ऑफ 1 नॉर्मल H2O, 1 नॉर्मल H2O की जो pH होती है वो एकदम एग्जैक्ट 7 के बराबर लगभग आएगी। नॉर्मलिटी जिसकी 1 होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से लगा लीजिएगा। उसके बाद विच इज़ बफर सॉल्यूशन वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द लुईस डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, लुईस के अकॉर्डिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होते हैं। पूछा क्या है, एसिड इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो 32 का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया आपका, 32 का सी आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन pH। तो आप क्या करिएगा, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने अभी पीछे लगवाया था, इसको आप बिल्कुल सेम लगा लीजिएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा भाई। वेट अपॉन मोलरिटी निकाल लेना, जब मोलरिटी निकल आएगी तो pOH निकल आएगा, जब pOH निकल आएगा तो 14 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 33। सिंपल सा है, 13 आएगा शायद, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है इसमें, है ना। इससे पहले 12 आया था, इस बार 13 आ रहा है। विच सॉल्ट कैन बी क्लासीफाइड एज एसिड सॉल्ट, जो H देता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, वही एसिड सॉल्ट कहलाता है। तो 34 वाले में जो H रिलीज़ करने वाला है वो केवल एक ही दिखाई दे रहा है मुझे, Na2HPO4, यही एसिड सॉल्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोलाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रोलाइज, कौन हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो आपको बता दें NaCl जो होता है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, KCl जो है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, इस तरीके से सब में देगा। तो अगर हम यहाँ पर पानी में NH4Cl डालते हैं तो NH4Cl जो है वो NH4OH देगा और HCl देगा। तो 35 वाला जो आंसर है फिर बी ही सही होगा, क्योंकि यही हाइड्रोलाइज होगा, बाकी कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाइट सब्सटेंस अल्कलाइन, अ वाइट सब्सटेंस इन इज़ अल्कलाइन इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन। एक वाइट सब्सटेंस है जो अल्कलाइन कर देता है वाटर को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाटर को अल्कलाइन करने वाला कौन हो सकता है, वो आप समझदार हैं कि अगर हमने ऐसा कौन सा कंपाउंड लिया, देखो Fe2O3, तो ये तो ब्राउन कर देगा। NH4Cl अगर हमने ले लिया तो NH4Cl तो है सिंपल सोल्यूशन बना लेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। NaNO3 अगर हमने डिज़ोल्व कर दिया तो NaNO3 जो ये भी हाइड्रोलाइज, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर Na2CO3 डालेंगे तो 2NaOH बनेगा, H2CO3 वीक बनेगा, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग NaOH होगा, तो यही अल्कलाइन बना देगा इसको। तो अल्कलाइन सोल्यूशन फिर यही होगा, Na2CO3 ही होगा। एन एसिडिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड इट्स एसिडिक बफर है ना, ठीक है, सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड, यही बनेगा 37। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस 38 और 39, ये दोनों क्वेश्चन अब मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, पीजीटीज़ के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको ये फुल टेस्ट सीरीज़ 39 क्वेश्चंस की, ये ज़रूर बताइएगा। और आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं फिर आपको न्यू वीडियो मिलूँगा और नए क्वेश्चंस के साथ मिलूँगा। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए, घर पे रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।